नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शाम के 5 बजने को है, एक बार फिर से हम हाजिर हो गए आपके बीच एक अलग विषय के साथ जिस पर करेंगे खास चर्चा। और वो एक ऐसी चर्चा आज होने जा रही है जिसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा चल रहा है। SIR के मुद्दे को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, आखिर ये सियासी बवाल कब तक जारी रहेगा? क्योंकि SIR को लेकर संसद में जोरदार घमासान जारी है। विपक्ष लगातार सरकार से SIR और चुनाव सुधारों को लेकर जवाब मांग रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव ला रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि SIR देश की चुनावी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि विपक्ष इसे कई सवालों के घेरे में रख रहा है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में SIR को लेकर आज जवाब दे रहे हैं। SIR से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात भी रख रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने कल सदन में सवाल उठाए थे, उन सभी सवालों का जवाब भी वो दे रहे हैं। लेकिन किस तरह से सियासी घमासान SIR को लेकर मचा हुआ है, कौन क्या कह रहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। को लेकर आज भी तमाम किस्म के सवाल जो हमारे विपक्ष के साथी उठाते रहते हैं, जिसमें एक सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। चुनाव के पहले क्यों हो रहा है? SIR तो बड़ी जल्दबाजी में हो रहा है। ऐसी तमाम बातें मैं सुनती हूँ। अध्यक्ष जी, ऐसे तमाम राज्य हैं जिन 12 राज्यों में हो रहा है। कुछ राज्यों में अभी भी चुनाव होने में 5 से 6 महीने का समय है, और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 साल या उससे अधिक का समय है। तो ये जो टाइमिंग और जल्दबाजी को लेकर इनका दावा है, इसमें कोई दम नहीं है। अध्यक्ष जी, घुसपैठिए की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब जानते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब जानते हैं कि इस देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में, और इन प्रकारेण इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड भी बनवा लिया है, वोटर कार्ड भी बनवा लिया है, और चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर देश की सरकार कहती है कि घुसपैठियों को हम वोट का अधिकार नहीं देंगे, उनका नाम हम मतदाता सूची से काट देंगे, तो हमारे कुछ विपक्षी दल के साथियों का मन द्रवित हो जाता है। बिहार में एक भी BLO की मौत नहीं हुई। मैं और कुछ बात नहीं कहूंगा, कहीं नहीं, एक भी नहीं। एक भी I repeat, not even a single BLO in Bihar, a huge state having nearly 8 crore voters, either fell ill or committed suicide. तो बिहार के बाद इतनी बड़ी जीत हो गई, तो हो क्या रहा है सर? इस कहानी में कुछ ट्विस्ट लगता है सर। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सर, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो BLO काम का, और सर एक बात हम बार बार कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को अधिकार है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कंडक्ट करने का। यह कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सर। इफ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, द इलेक्शन कमीशन हैज गॉट द राइट टू टेक ऑल इंसिडेंटल स्टेप्स टू इंश्योर इलेक्शन इज फेयर, फ्री एंड जस्ट, एंड वोटर लिस्ट इज नीट, क्लीन एंड प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट। अभी SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जहां BLO को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जहां लगभग 10 से ज्यादा BLO ने काम के बोझ की वजह से आत्महत्या करी है, और वेस्ट बंगाल में भी लगभग 20 BLO ने आत्महत्या करी है। तो कहीं ना कहीं जहां इन BLO को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरह से ये SIR की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वोट काटने वाली प्रक्रिया साबित होती जा रही है। तो हमारी मांग है कि जिस तरह सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार का चुनाव जीते, तो अगर आप वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो हमारी ये मांग है कि आप CGI को वापस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडक्ट करें। तो सभी के बयान आपने सुने, और सवाल यही कि क्या विपक्ष वोट चोरी के शब्द का इस्तेमाल जनता को गुमराह करने के लिए कर रहा है? क्योंकि कल राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कहा कि बीजेपी वोट चोरी करवा रही है। इसके साथ ही साथ
आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं ये किसी के अंडर काम कर रही हैं। तो आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? इसके साथ ही साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कल जिस तरह से जवाब दिया कि जहां वोट कटा, जहां भारतीय जनता पार्टी हारी, वहां कांग्रेस की जीत हुई, तो हमने तो सुधार किया है, तो वहां पर भी एसआईआर हुआ। तो ये सभी मसलों को हम समझने की कोशिश आज करेंगे, क्योंकि यहां लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, देखिए देश में घुसपैठ पुरानी समस्या है, अनुप्रिया पटेल ने कहा है, और सदन में एसआईआर को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एसआईआर पर कहा जा रहा है कि बिहार में किसी बीएलओ की मौत नहीं है। तो देश में घुसपैठ पुरानी समस्या, अनुप्रिया पटेल ने सदन में जब एसआईआर को लेकर बात कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर जो सर्वे कराया जा रहा है एटीएस की तरफ से, और कहा जा रहा है कि अगर कोई भी घुसपैठी पाया जाता है तो डिटेंशन सेंटर में उसको भेजा जाएगा। तो सदन में एसआईआर पर चर्चा लगातार जारी है। बीएलओ की आत्महत्या का मामला नहीं आया, ये कहा गया कि बीएलओ की आत्महत्या का मामला नहीं आया है, और कांग्रेस पर दोहरा मापदंड लगाने का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। और जिस तरह से लगातार एसआईआर के मसले को लेकर सदन में उठाया जा रहा है, ऐसे में बिहार चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। उनके नेताओं की तरफ से नीतीश सरकार के काम पर भरोसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में जब एसआईआर पर बात रखी तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने बता दिया, देश में घुसपैठ पुरानी समस्या है, अनुप्रिया पटेल ने कहा है। तो एसआईआर को लेकर कौन क्या कह रहा है, एसआईआर को लेकर ये घमासान क्यों मचा हुआ है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी, क्या विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा कर रहा है? क्योंकि देखिए बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, हरियाणा में भी चुनाव हुआ, और सबसे बड़ी बात, जहां महाराष्ट्र हरियाणा में इससे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी तो वो कमबैक जब करती है तो कमबैक उसका अच्छा था। तो क्या यहां विपक्ष की मेहनत में कोई कमी है, ये सवाल उठ रहा है। निशिकांत दुबे ने कल राहुल गांधी के सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया, जब राहुल गांधी ने कहा कि जो संस्थाएं हैं वो आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रही हैं, इन संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। तो यहां जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा कि जहां वोट कटा वहां कांग्रेस जीती और बीजेपी ने सुधार किया है। तो अब कांग्रेस जहां हारी है वहां कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, कांग्रेस को सुधार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त घमासान करने में लगा हुआ है और इस घमासान से कुछ नहीं होना। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि वोटों की डकैती से ही बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो क्या वाकई ये वोटों की डकैती हुई है, वोटों की चोरी हुई है? आज जब हमारे साथ यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर ईसीआई के जुड़ेंगे फॉर्मर, उनसे हम समझेंगे भी कि आखिर ईवीएम वाला जो मसला, पहले जब विपक्ष हारता था तो कहता था कि ईवीएम हैक कर लिया गया, अब ये ईवीएम से एसआईआर तक जो मामला आया है और विपक्ष अब एक बार फिर से बैकफुट पर आ चुका है। विपक्ष कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। तो क्या यहां पर एक बार फिर से विपक्ष अपनी ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, केसी जैन प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है पैनलिस्ट में, शाकिर अली वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस वक्त हैं, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हैं, डॉक्टर मोहम्मद आमीन पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमारे साथ इस वक्त इस पैनल में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं मोहम्मद आमीन साहब आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है वोट की चोरी हुई है, विपक्ष कह रहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर काम कर रही हैं, वो आरएसएस के अंडर काम कर रही हैं। और बैलेट पेपर को लेकर भी कहा गया कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जब ईवीएम से चुनाव होता था तो कहा जाता था कि हैक कर लिया गया, अब एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि इसके जरिए वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है मेरे बात करने का और आपको आंसर देने का, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपके गेस्ट को बता दिया। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं आपसे फिर से आती हूँ इस सवाल का जवाब। आ रहा हूँ भाई, राजधानी पॉलिटिकल डिबेट। हाँ, फिर पॉलिटिकल डिबेट। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं आती हूँ, आपको फिर से सुनूंगी, मैं समझूंगी आप क्या कह रहे हैं। संदीप चौधरी जी, क्योंकि एसआईआर का मामला कल सदन में खूब उठा, आज भी उठ रहा है, इस पर आज जवाब दिया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, लेकिन विपक्ष कह रहा है
कि ईवीएम से जब सदन में ईवीएम से वोट कराए जाते हैं, बैलेट पेपर से अब कराने की मांग की गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जर्मन और कई विदेशी जगह पे हैं, वहां ईवीएम से माफ कीजिए बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो विपक्ष जो ईवीएम को लेकर कह रहा था कि ईवीएम हैक हो जाता है, एसआईआर को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये तो भाई इसके जरिए वोट काटे जा रहे हैं। देखिए नीतू जी, ईवीएम के जरिए वोट नहीं काटे जा रहे हैं, ये एसआईआर की प्रक्रिया है। और एसआईआर की प्रक्रिया में जो लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो उनकी वोट कटनी तय है। वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे जैन हो, वो चाहे जाट हो, ठाकुर हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी हो, जो फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स पूरे देगा, जिसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और वेबसाइट उसको ओके कर देगा, उसका वोट बन जाएगा। ये लड़ाई नहीं है। लेकिन विपक्ष चूंकि आजकल चुनाव हार रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी एसआईआर को मुद्दा बनाया जाता है, कभी ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है। और विपक्ष चुनाव आज से नहीं हार रहा है। आप मुझे बताइए, बिहार में लास्ट टाइम कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? कितने प्रधानमंत्री आ लिए, कितनी सरकारें आ ली और जाली, तो कैसे हम ईवीएम को या एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में आपको याद है कब कांग्रेस की सरकार बनी थी? क्या उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है? क्या एसआईआर जिम्मेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष में कई दल है जो लंबे समय से चुनाव हार रहे हैं, या वो गठबंधन में जाकर के उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है, वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं अपने गांव की नीतू जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे गांव का जो वोटिंग है वो 1400 वोट है। अभी एसआईआर गांव का हो चुका है, कल फाइनल हो गया, तो पता चला, टीचर ने बताया करीब 115 लोगों की वोट कट गई है, मतलब वोट नहीं बनी है, क्योंकि वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। उसमें जाट भी थे, ब्राह्मण भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, कश्यप समाज से भी थे, दलित समाज से भी थे। हाँ। और इसके आगे का प्रोसेस ये है कि जब वो वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, दे देंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, तो उनकी वोट बन जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है और लगातार की जा रही है। ठीक है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शाकिर अली जी जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्योंकि कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी आपने सुना, उन्होंने कहा जहां पर आपके नेता जीते, जहां पर आपके विधायक जीते, बिहार चुनाव को लेकर बार बार आप लोग टारगेट करते हैं कि बिहार चुनाव में जबरदस्त वोट चोरी हुई है, तो जिस जगह पर, जिन जिलों में आपके विधायक जीते, वहां पर भी तो एसआईआर हुई थी। नमस्कार नीतू जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को और इस पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार। और भी मुझसे पहले जो अमीन साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर, आपने बोला उनकी आवाज आ नहीं रही थी, मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा। उनसे ज्यादा सवाल नहीं करना मुझे। जो आरोप लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था बिक गई, गोद में, गलत नहीं। उनसे सिर्फ एक सवाल कीजिएगा, अगर आप कर पाए तो, कि बिहार में जब मॉडल एक्ट लग गया, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद, क्या 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में जाना चुनाव आयोग के संविधान इसे परमिशन देती है? क्या इस तरह का प्रावधान है कि जब आचार संहिता लग जाए तो आप किसी को भी डायरेक्ट पैसा दे सके उनके अकाउंट में? ये उनसे सवाल जरूर कीजिएगा, इसका जवाब शायद वो दे पाए बेहतर तरीके से। अभी जो हमारे वरिष्ठ पता नहीं विश्लेषक हैं, भाजपा के प्रवक्ता, मुझे नहीं पता क्योंकि स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं, वैसे भाजपा के प्रवक्ता ही लग रहे थे कमोबेश, तो मैं इन्हें बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद जो हायर लेवल की सबसे, अपने हमारी न्यायिक प्रक्रिया के सबसे उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने साफ कहा जो 65 लाख वोट्स आपने काटे हैं बिहार में, तो आज तक आपने उसे प्रदर्शित क्यों नहीं किया, ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाया? ये कह रहे थे अभी कि बिहार में कितने साल से सरकार नहीं है, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार कितने साल से नहीं है। तो भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन सेकुलर पार्टी की गवर्नमेंट तो हाल फिलहाल गई है ना। अखिलेश जी रहे, मायावती रही, जो शायद अब नहीं है कहीं पे भी। बिहार में लालू यादव की सरकार गई, नीतीश जी की सरकार, नीतीश आज उनके साथ हैं, वो खुद हमारे साथ थे, हमारी सरकार में उनसे अलायंस रहा है। तो ये ऐसा ना कहें कि भाजपा ने देश में कोई इतना बड़ा
इतना अच्छा काम करके रख दिया है। ये एजुकेशन पे बात नहीं करते, हेल्थ पे बात नहीं करते। जब 45 रुपए छोड़ के वैल्यू गए थे रुपये के, डॉक्टर अच्छा ठीक मनमोहन है सिंह जी शाकिर ने अली तो साहब, विश्व मुझे ये सम्मान भी करती इसका है। जब भी जवाब दे दीजिएगा। 2024 में जो ये विधानसभा चुनाव हुए थे अभी 25 में, माफ कीजिए, तो उस वक्त भी महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमबैक हुआ, लेकिन उससे 5 साल पहले तो आप ही लोगों की सरकार थी। मैं वही बताना चाहूंगा, बड़ी अच्छे सवाल किया आपने। मैं महाराष्ट्र चुनाव में खुद प्रभारी था और उस टाइम औरंगाबाद का। और उस विधानसभा चुनाव में तो कोई एसआईआर ही नहीं हुआ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वहां क्या हुआ, इनकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। चोरों की प्रक्रिया हमेशा अलग अलग। राहुल जी गलत नहीं कहते हैं, वोट चोर गद्दी चोर। चोर हमेशा एक रास्ते से नहीं जाता है। किसी के घर में बचपन से आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, घरों में चोरियां होती हैं तो कभी वो खिड़की से आते हैं, कभी दीवार तोड़ के आते हैं, कभी शटर काट के आते हैं, कभी दरवाजा तोड़ के जाते हैं। लेकिन हम चोर को चोर ही कहते रहेंगे। सत्ता में आना हम के लिए हम लालायित नहीं है, क्योंकि सत्ता और देश को हमने बनाया है, देश को आजादी देके हमने लाया है। मतलब सर हम जो नकली सत्ता वीर में आ नहीं रहा है वो हैं। चोर है क्या? नहीं, ऑब्वियसली खुलेआम साबित हो रहा है ना। एक घर में 50-50 वोटर, एक वोटर आईडी के जैसे। अभी देखिए बिहार में चार आदमी को जो टॉप लीडर्स हैं, इनके डिप्टी सीएम, इन लोगों को एक जैसा वोट आना, ये ट्रेंड पकड़े ना। हम तो प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ बात करते हैं। हमारी पार्टी और हम कभी हवाई बात नहीं करते हैं कि हम ये करेंगे। कभी 150 साल पुरानी बात करते हैं, कभी 150 साल आगे की बात आपकी करते पार्टी हैं। तो ये भी आज कह की रही थी बात ना बीजेपी सर, कभी भी नहीं करती है। आपकी पार्टी तो अब ये भी कह रही बीजेपी थी के कि किसी लीडर 45 से दिन पूछ बाद लीजिए। सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हो जाते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अभी 14 नवंबर को ही आया है, अभी 45 दिन बीते भी नहीं है सर, तो मांगिए इसका ना आप जवाब- लोग फुटेज। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रावधान ये बार बार अमेंडमेंट करके ला क्यों रहे हैं कि चुनाव आयोग से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। इनके चुनने की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। ये सारी चीजें बारी बारी से चोरी का तरीका बदलते हैं और देश की जनता त्राहिमाम है। आज की बात ही नहीं करते हैं। आज सदन में इनको हंगामा दिख रहा है। एक दिन पहले 10 घंटे तक इन्हें चर्चा करना था वंदे मातरम पे, जिस वंदे मातरम से दूर दूर तक इनके पूर्वजों का कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है। देशभक्ति से इनका कोई नाता नहीं रहा, इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं रहा, तिरंगे जैन से साहब, कोई मोहब्बत नहीं रही है। चोरों की प्रवृत्तियां अलग अलग तरीके की होती हैं। शाकिर अली Obviously, साहब का कहना है हाँ। अलग अलग तरह से वो डाका डालने जाते हैं। मतलब जो और चुनाव पकड़े जीत जाते हैं, जाता है पकड़े जाते हैं वो। हाँ, जो चुनाव जीत जाता है वो चोर है। देखिए दरअसल कांग्रेस अपने बचाव में तमाम सारे नए नए मापदंड गढ़ रही है, लेकिन कहीं पर भी उसको सफलता नहीं मिली। चुनाव आयोग पे ये कभी उंगली उठाएंगे, कभी एसआईआर पे उंगली उठाएंगे, कभी ये मशीन पे उंगली उठाएंगे, कभी वीवीपैट पे उंगली उठाएंगे, कभी ये मांग करेंगे कि नहीं 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 ये तो चुनाव तो भाई बैलेट से होना चाहिए। लेकिन ये अपने गिरेबान में नहीं चाहिए कि जनता ने इनको खारिज क्यों किया। जनता जनार्दन का चुनाव है और जो लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि को, चुनी हुई सरकार को ये कहते हैं कि वोट चोरी से आप चुनाव जीत गए या बेईमानी से चुनाव जीत गए, ये कहीं ना कहीं भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। जिन लोगों को संविधान की सबसे ज्यादा चिंता थी, जनता ने उनको खारिज कर दिया। अरे कौन सा संविधान परिवर्तन हो गया, कौन सा देश के अंदर से एक मुसलमान निकाल दिया गया। जिस समय पर ये सीए आया, सिविल अमेंडमेंट एक्ट, तब भी ये बहुत हो हंगामा किए, बहुत हल्ला मचाया, लगता था देश का सारा मुसलमान बाहर भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। क्या हुआ, एक मुसलमान के बाहर भेजा गया क्या? कितना समझाया गया सदन से लेके बाहर तक कि ये अमेंडमेंट ये नागरिकता देने का अमेंडमेंट है, नागरिकता लेने का नहीं है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं थे। और जिसकी बात करें, बिल्कुल सही बात है कि चोर अपना तरीका बदला। दरअसल क्या है, कांग्रेस की दाल गल नहीं रही है, अब इन्होंने तरीका बदला। क्या पहले का संविधान खतरे में, फिर कहा नहीं ईवीएम मशीन से बेईमानी होती है, वो तो टेम्पर्ड हो जाती है, फिर कहा नहीं बैलेट से चुनाव होना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वोटर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी लोगों के नाम डलवा रखे। अब वो नाम हटाए जा रहे हैं, कहते हैं नाम बताओ, नाम बताओ, ये तो हमारे वोटर है भाई, नाम डलवाया आपने लेकिन वोटर तो हमारे ही है, फर्जी वोटर आपने डलवाए लेकिन हम वोट देते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे कहाँ चिन्हित कर लेते हैं, कैसे चिन्हित कर लेते हैं कौन किसको वोट दे रहा है भाई? फिर तो वोट डालने का कोई मतलब ही नहीं, पहले वोट तय कर लीजिए और सरकार बना लीजिए। ये कैसे पता कर लेते भाई क्यों किसको वोट देगा? उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहन मायावती जी 2007 में 200 प्लस सीटें लेकर के आए। आज क्या स्थिति है? एक सीट है। अभी तक एसआईआर भी नहीं हुआ था कि कहा जाए एसआईआर की वजह से
ये सीटें नहीं, निकल एसआईआर गई तो थी। 2004 से भी पहले हो ही रहा था। कांग्रेस राज में भी एसआईआर प्रक्रिया हुई है, कई बार हुई है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये इनको हाँ, ये इस बात का डर जानकारी के सता अभाव रहा में तो दूसरी बात कह कि रहा हूँ। बिहार में एसआईआर होने की वजह से इनकी सरकार नहीं बन पाई, इनको लगता है। तो मैं ये चीज याद दिला रहा हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में 2007 में बहन जी की सरकार थी और उसके बाद से कोई एसआईआर तब से अब तक नहीं हुआ, अब हो रहा है। तो बहन जी की सरकार क्यों चली गई, एक सीट पे क्यों बची? 2012 में राहुल गांधी जी आए, वो अखिलेश जी आए, 2012 में अखिलेश जी आए, उसके बाद में अखिलेश जी क्यों नहीं आए? ठीक है, इन्होंने कांग्रेस गठबंधन कर लिया 2017 के इलेक्शन में, जबकि फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव जी की, बिना गठबंधन के लड़े थे। क्या कारण था? 100 सीटें परोस के कांग्रेस को दे दी, गठबंधन चुनाव लड़े, फिर भी 50+ सीटें भी नहीं ला पाए दोनों पार्टियां मिलकर के भी। फिर ये वो दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई, फिर बहन जी के साथ गठबंधन किया। फिर क्या हुआ अखिलेश यादव जी का? अपना तो 5 की 5 सीट पर रह गए, बहन जी 0 से 10 पे पहुंच गई, आज फिर बहन जी 0 पे पहुंच गई। तो देखिए ये कह देना कि एसआईआर की वजह से कोई चुनाव जीतता हारता है, तो ये सारी चीजें, ये आंकड़ा इन चीजों को खारिज करता है कि बिना एसआईआर हुए इस तरीके का परिवर्तन लगातार क्यों? जनता जनार्दन है, ठीक जनता है। के जनार्दन। डॉक्टर मोहम्मद आमीन भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, मैं आती हूँ। पूर्व जॉइंट डायरेक्टर ईसीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, क्योंकि सवाल मेरा यही था कि जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो रही है, वोट चोरी, जरा ये आप समझाइएगा आज विपक्ष को। और शाकिर जी का एक सवाल है, शाकिर जी ने सवाल किया कि जब मॉडल एक्ट बिहार में लग गया था, उसके बाद महिलाओं को पैसे दिए गए, 10-10 हजार रुपए दिए गए, तो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, तो इस मसले को भी जरा समझा दीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उनको शायद इस बात का नहीं पता है कि जो भी योजनाएं होती है, केंद्रीय योजनाएं जो पहले से चालू हो रखी हैं, उनको नहीं रोका जाता। इलेक्शन कमीशन कभी नहीं रोकता। हाँ, जो नई योजनाएं हैं उनको शुरू नहीं कर सकते, ये रूल है। और कोई भी परियोजना, कोई भी नई योजना का शुभारंभ नहीं किया जा सकता। और बहुत सी चीजें हैं जिन पे बैन लगाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन के दौरान ना ही कोई गाड़ी यूज कर सकते सरकारी, ना सरकारी अमले को यूज कर सकते हैं। सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी है कि वो सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं और स्टेट का प्लेन और हेलीकॉप्टर। लेकिन दोनों को, प्राइम मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को, दोनों को उसका जो खर्चा है सरकारी तौर पे वो सरकार में जमा कराना होता है। ठीक है, आमीन साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये बवाल क्यों हो रहा है, क्योंकि एसआईआर जो है कांग्रेस के वक्त में भी तो कराई गई थी चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए, और इस वक्त 2025 में भी हो रही है, तो आखिर बवाल क्यों हो रहा है? मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से जब भी 51-52 से इलेक्शन शुरू हुए हैं इंडिया के अंदर, हर स्टेट में और हर पार्लियामेंट के चुनाव में 6 महीने पहले ये प्रक्रिया की जाती थी वोटर रजिस्ट्रेशन की, और उसमें जो है सुधार किया जाता था। लेकिन ये इनको धन्यवाद दें राहुल गांधी को, जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली और इलेक्शन जो महाराष्ट्र के हुए उसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने लाखों वोट उनके काट दिए। और वो वोट किसके काटे? यानी अपोजिशन पार्टियों के। जोड़े किसके लाखों वोट? वो बीजेपी के, रूलिंग पार्टी के। इस तरह का आरोप लगाया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन होने के बाद उस पर विचार किया और देखा, तो जब हमारे 2002, 2003 और 2004 लगातार हमारे जो है ये होते रहे हैं, इसलिए अब की बार भी ये सोचा गया कि इस काम को ठीक से किया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझ में आ गया यहाँ पर विपक्ष मेहनत करना नहीं चाहता है और विपक्ष सिर्फ घूम घूम कर सिर्फ चाहता है कि यहाँ पर नतीजे उसके पक्ष में आ जाए। बहुत अच्छी बात आपने दिल्ली का जिक्र किया। मुझे शाकिर जी ये भी बताइएगा, लेकिन संदीप जी से मैं यहाँ समझना चाहूंगी, क्या विपक्ष ने मेहनत उस हिसाब से नहीं की, इसीलिए जनता ने आंसर दे दिया? विपक्ष ने जिस तरह से घूम घूम के यात्राएं की, विपक्ष जो कि सीएम फेस सेट नहीं कर पाया था, विपक्ष ने बिहार चुनाव को लेकर अपना एजेंडा सही तरह से सेट नहीं किया, अपने लोगों में सिर्फ ये कहा गया ऑल इज वेल है, लेकिन उन्हीं के विधायक जो है वो टूट फूट वाली राजनीति करते रहे और ये जनता समझ चुकी थी। विपक्ष बाहर से, तेलंगाना से मंत्री को यहाँ पर लाते हैं जो कि 10 गालियां बिहार के लोगों को देता है और उसके बाद कहते हैं कि उनके बलबूते पर यहाँ बिहार की जनता उन्हें वोट करेगी। तो विपक्ष जान गया था सब कुछ, इसीलिए रिजल्ट जो है वो आया। और अब
ऐसे में क्या विपक्ष ने मेहनत कम की जिसकी वजह से ये नतीजा आया? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि दिल्ली का पक्ष रखा, दिल्ली की बात उन्होंने की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता मुझे ईमानदार समझती है तो वो कुर्सी पर बिठाएगी। दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। संदीप जी, देखिए नीतू जी, ऐसा लगता है सामने से देखने में कि विपक्ष ने मेहनत नहीं की, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या ऐसे और दूसरे राज्य जहां आज कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस खड़ा होना चाहती है, और कांग्रेस को खड़ा होने के लिए या विपक्ष का चेहरा बनने के लिए जरूरी है जो विपक्ष में छोटे क्षेत्रीय दल हैं या जो कांग्रेस के साथ मिलकर चल रहे हैं, उनको नीचे गिरना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष में अगर वो लोग हाशिए पर जाएंगे तो कांग्रेस विपक्ष के सेंटर में आएगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने सही मेहनत की। कांग्रेस ने आरजेडी को जिस तरीके से धराशायी करवाया, या आप दूसरे स्टेट्स में देखेंगे जहां भी कांग्रेस जिसका हाथ पकड़ेगी विपक्ष में, उसको नीचे लेकर के आएगी। क्योंकि कांग्रेस अगर उठना चाहती है तो कांग्रेस के पास केवल एक यही तरीका है, क्योंकि ये सभी लोग कांग्रेस को गिरा करके बड़े बने हैं। चाहे वो आरजेडी की बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बात कर लीजिए। अब कांग्रेस सेम उसी पैटर्न पर काम कर रही है कि अपने साथियों को नीचे गिराना है। जब ये हमारे बराबर आ जाएंगे तभी हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। अगर उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी को गिराने में कामयाब हो जाती है, बंगाल में टीएमसी को गिराने में कामयाब हो जाती है, तो चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो किसी न किसी स्टेट में रहनी है। अभी तेलंगाना में उसकी सरकार चल रही है, कर्नाटक में उसकी सरकार चल रही है, हिमाचल में सरकार चल रही है। तो फिर आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से वो आरजेडी को गिराकर बिहार में खड़ी हो सकती है, टीएमसी को गिरा करके कांग्रेस बंगाल में खड़ी हो सकती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गिरा करके खड़ी हो सकती है। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है विपक्ष ठीक से काम कर रहा है। आप एक बात सोचिए, अगर आरजेडी की सरकार बिहार में बन जाती तो कांग्रेस को क्या मिलता? अभी वहां जेडीयू की और बीजेपी की सरकार चल रही है, फिर आरजेडी की सरकार चलती, कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस के पास एक यही तरीका है कि वो अपने साथियों को गिराए और फिर अपने संगठन पर काम करें और खड़े होने। ठीक है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को लेकर भी उंगली उठी है, सीईसी को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, और आमीन जी ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष, और ये जो फोरम है जिसमें 35 देश है, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं। तो ये दुनिया ने चुनकर ज्ञानेश कुमार को यहां तक लाया है। तो ऐसे में आमीन जी, जो सीईसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीईसी किसी के अंडर काम कर रहा है, सीईसी आरएसएस के अंडर काम कर रहा है, सीईसी भाजपा के अंडर काम कर रहा है, आमीन जी तक आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, शाकिर अली जी, कब तक आप लोग कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, सीईसी सभी बीजेपी के अंडर काम कर रहे हैं? कल को आप लोग ये भी कह देंगे सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के अंडर काम कर रहा है? नहीं, कहने को तो इंसान कुछ भी कहता है, लेकिन कांग्रेस बिना दस्तावेज, बिना तथ्यों के कुछ नहीं कहती है। हाँ, सत्ता के साथ आवाज मिलाना बड़ा आसान होता है। आंधी में तो पॉलिथीन भी उड़ना शुरू कर देता है आंधी की दिशा में। लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, और राहुल गांधी जी को लोग जो कह रहे हैं कि पार्टी मेहनत नहीं करती है, एक भी भाजपा के शुरू से अंत तक के किसी नेता का नाम बता दें जिन्होंने भारत की किसी एक स्टेट में पैदल चल के पूरा किया हो। राहुल जी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल के दिखाया है, और पक्के तरीके से चल के देखा है, जिसका प्रमाण और जिसके गवाह पूरी दुनिया है। तो इस तरह की बात करना बड़े बेबुनियादी बात है कि मेहनत नहीं कर रही है, और ये चोरों के पास दूसरा रास्ता नहीं है चोरी के अलावा। आप इनसे बात कीजिए, अभी बीजेपी के हमारे साथी और जो भी उनके समर्थक, जो ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनसे सिर्फ ये पूछिए कि वो एजुकेशन पे हमसे बात करें। नेहरू जी की भूत इनको जिंदा नहीं रहने दे रही। नेहरू जी ने जो देश को एजुकेशन सिस्टम दिया है वो इनके इस जन्म में नहीं मिल पाएगा। नेहरू जी ने देश को आईआईटी दिया, नेहरू जी ने देश को एम्स दिया, नेहरू जी ने क्या नहीं दिया इस देश को, और नेहरू जी के पीछे लग जाते हैं, कांग्रेस के पीछे लग जाते हैं। नेहरू जी 13 साल तक जेल में रहे। जितने साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रियंका जी ने बताया, उसके बाद 17 साल देश के प्रधानमंत्री, और देश को उस हालात से निकाल के लाया जब देश में खाने को अनाज नहीं था। हमने देश को इस तरह से, इस बुरे दौर से निकाल के लाया। हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को वैसे ही नहीं प्यार किया था। 60 साल 70 साल वैसे पहले के लोग बेवकूफ नहीं होते थे। आज जो बैठ के कांग्रेस को गाली देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, क्योंकि पूर्वजों ने कोई इतने बुद्धिमान नहीं थे क्या? वो धूर्त नहीं होते थे।
वो शातिर नहीं होते थे, वो सच्चाई का साथ देते थे। धर्म लोगों का अपना व्यक्तिगत आस्था होता था, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, धर्म की ठेकेदारी कर ली है। और जनता तो दूर, अभी कह रहे थे हमारे साथी की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। जनता तो छोड़ दीजिए, प्रभु राम जिनकी ठेकेदारी भाजपा करती है, प्रभु राम ने अयोध्या में इन्हें हरा दिया। और प्रभु राम जहां जहां गए, चित्रकूट से लेके अयोध्या से लेके वहां वहां इनके सांसद आ रहे हैं। तो सोचिए इनके साथ कितनी बेशर्मी की बात है। आप देखिए देवभूमि हिमाचल में इनकी सरकार गिर गई, कैसी बात करते हैं आप। जम्मू कश्मीर में जाकर के इन्होंने कितना त्राहिमाम मचाना चाहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वहां जाके देखिए। ठीक है ठीक है जैन साहब जल्दी से आंसर। जी नहीं तुझे आवाज मिली हमारी? हाँ देखिए फिर वही बात, कांग्रेस वही घिसी पिटी बातें करती है। ऐसा लगता है कि नेहरू मतलब देश को आजादी दिलाना घिसी पिटी बात है ना, तो कोई अपने फांसी पे चढ़ा। बोलने के पहले सोचिए, नेहरू जी मुझे के पता है कि परिवार के भाजपा में कितने लोगों को स्क्रिप्टेड बात फांसी की पे जाती है, जो ट्रेनिंग देके भेजा जाता है क्यों वही लोगों को बोलेंगे, फांसी पे चढ़ना लेकिन पड़ा? देश को आजादी दिलाना घिसी पिटी बात है। कैसी बात कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के? वोट चोरी करना अच्छी बात है, जनता को धोखा देना अच्छी बात है, लोगों को रोजगार नहीं देना अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान नहीं करना। ठीक है सुन लीजिए शाकिर जी, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कोई जीत नहीं मिलने वाली। सुन रहा हूँ, फालतू बात सुनता हूँ, कैसे सुनना तुम्हें? झूठ क्या एक प्रकाष्ठा होती है ना, मैं मानता हूँ। ठीक है, अरे उनको बात कंप्लीट करने दीजिए सर, आपके मसले पर उन्होंने नहीं टोका। बात कंप्लीट कर, झूठ नहीं कंप्लीट करने दूंगा। ठीक है जैन साहब, हो रही है डिबेट हो रही है और सुनने का मादा रखिए। डिबेट पे क्या झूठ बोलेंगे आप? सुन रहा हूं मैं, डिबेट का मुझे मत सिखाइए। देश के सारे सिस्टम को हमने बनाया है, आप हमें सिस्टम मत सिखाइए। आपको जो सिखा के भेजा गया वो मत बोलिए। कभी कभी जनहित की बात भी कीजिए जैन साहब, कभी कभी अच्छी बात भी कीजिए। जनता देख रही है और जनता सब समझती है। आज गांधी परिवार अरबपति खरबपति है, लोग भिगमंगे के भिगमंगे रह गए। शर्म आनी चाहिए जैन साहब, गांधी परिवार की बात करते हैं जिसने कुर्बानी दी है देश को, जो अग्रणी रही देश की। आप इंदिरा जी की बात करते हैं जिनको 30-35 गोलियों से छलनी किया गया। आप राजीव गांधी की बात करेंगे जिनके शरीर में कीचड़ उड़ा दिए। अरे शर्म कीजिए, आपको श्रद्धांजलि देना चाहिए गांधी परिवार को। कैसी बात कर रहे हैं? गांधी अरबपति खरबपति सिर्फ पैसों की बात करते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों के द्वारा आपकी सरकार चलाई जा रही है। आप लोग अडानी और अंबानी के नौकर हैं, आप क्या बात करेंगे? वो संपन्न व्यक्ति है, परिभाषा दी। पूरे देश को बेच करके चाहते हैं कि आप गांधी परिवार भूत बन गया आपके लिए। शाकिर जी अभी आपको ऐतराज था, अभी आपको ऐतराज था। गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। सुन लीजिए, 70 रुपए जो डेली कमा रहा, ये परिभाषा कांग्रेस ने दी। रूपी का वैल्यू पता है क्या हो गया? आपके प्रधानमंत्री जी को शर्म आती थी। आज रूपी का वैल्यू 98 रुपीज हो गया। डूब मरना चाहिए उन्हें। 45 रुपीज में शर्म आती थी, 60 में शर्म आती थी, 98 में शर्म नहीं आ रही है। उनकी इज्जत नहीं जा रही है। जैन साहब थोड़ा शर्म कर लीजिए, थोड़ा लिहाज कर लीजिए। सत्ता में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, जनता का खून पी रहे हैं। और देश को नहीं, जितनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां ना, उनका काम लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। जिस समय नीतीश जी ने गठबंधन बनाया था, जो इंडी गठबंधन बना बाद में, इसकी न्यू किसने फालतू बात में बताइए ना, आज की बात शुरू कीजिए। इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन समझा रहे हैं आप। भाई आप तो नीतीश जी को ना तो उसका संयोजक बनाया इंडी। अरे नीतीश जी को तो आप लोग मजबूरी में रखे हुए हैं। नीतीश जी को तो आप लोगों ने पागल साबित कर दिया था। नीतीश जी एक पॉलिटिकल आदमी है, बिहार के पॉलिटिकल आदमी, पढ़े लिखे आदमी है, वरना महाराष्ट्र की तरह आप खा जाते, जैसे कर्नाटक में आप खा गए। अपने अलाइव को खाने की प्रक्रिया आपकी होती है। शाकिर अली जी, नहीं, नीतीश कुमार का तो फायदा आरजेडी भी ले रही थी ना। नीतीश कुमार को लेकर तो आरजेडी ने भी कह दिया था कि भाई हमारी तरफ से तो रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। नहीं ठीक है, आपको सुन लिया, मुझे सुनने दीजिए। जैन साहब आपके क्वेश्चन का आंसर तो दे दे, उसके बाद मैं आती हूँ आगे आपके पास। जी देखिए नीतू जी, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबों को हटा दिया। कहा 17 रुपए जो कमा रहा है वो रईस आदमी। और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का संकल्प, खत्म करने की कसम कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने खा रखी है। उत्तर प्रदेश में कैसी बात कर रहे हैं जैन साहब? जो सरकार आपकी, राहुल गांधी खा गए। गरीबी आपको हटाना, हम हटा दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप बोलते हैं, और बेटियों का क्या सम्मान है आपके उत्तर प्रदेश में? आपको जानकारी है? राम मंदिर में आप लोग बच्चियों के साथ रेप करवाते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कांस्टेबल के साथ रेप हो रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? फालतू बात करके आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। केजरीवाल जी, और वहां जाके आप लड़ गए, वहां दिल्ली में आप जाके लड़ गए। और अपनी बात कीजिए ना, इतने साल से आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं?
दिल्ली में सरकार बनी, रेखा गुप्ता जी जेसीबी लेके जमुना में उतर गई, जमुना साफ हो गया। अरे नौटंकी बंद कीजिए, काम कीजिए। पूरी की पूरी पार्टी नौटंकी कंपनी है। मालिक ने आदेश कर दिया, अडानी ने बस उसके पीछे घूमते रहना है। आज इंडिगो के कारण पूरा देश त्राईमान हो गया। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी अडानी ने खरीद ली। जानकारी की बात कीजिए ना। अल्लाह बोल करते रहे। मालिकों के लिए काम कर रहे, देश के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, जिसको तिरंगा से प्यार नहीं। नहीं, मैं समझती हूँ शाकिर अली साहब, आप बहुत हमदर्दी है देश के लिए, ठीक है। मैं आती हूँ आप दोनों के पास। हाँ ठीक है। संदीप जी मुझे ये बताइए, जिस तरह से अखिलेश यादव कल सदन में कह रहे थे कि विदेशों में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता है, तो क्या यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली स्थिति आ गई? अब पूरे देश कभी नहीं करेंगे, डरपोक लोग हैं। पूरे देश में घूमते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे राहुल गांधी जी। ये बताइए कितने दलितों का सम्मान। नाचने गाने वाले नेता आपके पास है, नहीं, शब्दों का लिहाज नहीं, नचनिया गवैया को आप रखते हैं, और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता को नाचते रहे बोल रहे हैं। शाकिर अली साहब, नाचने कूदने घूमने से नहीं होता। नीतू जी इन्हें बताइए कि हाँ सर, शब्दों का सही चयन कीजिए प्लीज। सवाल आपसे नहीं था, संदीप जी से था। नाचने वाले ये लोग हैं, वानर सेना ये लोग हैं, बंदर की तरह नाचते हैं आदेश पे, टुकड़ों पे पलने वाले, भुगतान के आधार पे डिबेट पे आके बैठते हैं। क्या बात करेंगे अली साहब? सेना को संभाल नहीं पाएंगे। संदीप जी हाँ आंसर दीजिए, क्या लगता है अब ये स्थिति आ गई है, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? नहीं करेंगे, ये हिम्मत नहीं है। हेलो, इनकी क्या वजूद है? हेलो नीतू जी जी एक बार अपना सवाल कर दीजिए। सवाल ये कि अखिलेश यादव जिस तरह से सदन में कह रही है कि विदेशों में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तब 10 तरह के सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम हैक हो जाता है, बैलेट पेपर से कल को चुनाव होगा तो क्या होगा? देखिए नीतू जी, ये बिल्कुल बेकार की बात है कि बैलेट पेपर से चुनाव। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे जाने की बात करें। जिन देशों में ये चुनाव बैलेट पेपर से होने की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए उनकी पॉपुलेशन कितनी है। उत्तर प्रदेश में क्या पॉसिबल है, मध्य प्रदेश में क्या पॉसिबल है, बिहार में क्या पॉसिबल है? और बैलेट पेपर से ईवीएम पर लाने वाले कौन है? बैलेट पेपर से ईवीएम पर लाने वाली यही कांग्रेस है, यही समाजवादी पार्टी है, यही दल है जो हमें बैलेट पेपर से ईवीएम पर लेकर आए। और बैलेट पेपर से ईवीएम पर क्यों लेकर के आए वो भी आपको बता देता हूं। उसमें मतपेटी लूट बड़े ज्ञानी आप ही हैं। उसमें जब कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता था, उसकी पर्ची फाड़ दी जाती थी। कभी हाथों में इंक लगा करके देखा कि ये बीजेपी को जा रहा है या जिस दल को जा रहा है, तो वो हाथ से उसको पर्ची को टच कर देते थे, इंक लग जाती थी, वो वोट कैंसिल हो जाती थी। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और बहुत बड़ा अमला उसके लिए चाहिए था, बहुत बड़ा खर्चा उसके लिए होता था। फिर काउंटिंग का प्रोसेस कितना लंबा चलता था, एक बार याद है? को बता दे कुछ तरह। सारा टाइम तो आपने नहीं बोला है सर। बुलेट का आपका नंबर आएगा, आप करिएगा, आप आंसर दीजिएगा। भाई भाजपा का तो जन्म ही कल हुआ है, कल क्या बोध बालक। अब 13-14 साल से आपकी सरकार है, पर्ची कब फट रही है भाई? फालतू की जानकारी दे रहे हैं बैठ के यहाँ पे आप चैनल पे। जानकारी लेके आए कीजिए ना। ईवीएम का जहां आविष्कार हुआ है वहां भी बैलेट पेपर से हो रहा है। आबादी की बात कर रहे हैं। आखिर की आवाज म्यूट करिए भाई। हाँ आप आदेश करेंगे क्या? ठीक है नहीं, इस तरह से नहीं। शाकिर जी अपनी अपनी बारी में बात रखिएगा। आवाज म्यूट कीजिए। ये कौन होते हैं बोलने वाले? मैंने नहीं कहा ना। नहीं ठीक है, नहीं आप किसी को सुनने नहीं दे रहे हैं, ना सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं। प्लीज भाषण कोई सुनेगा तुम्हारा? मेंटेन कीजिए डिग्निटी प्लीज। संदीप जी देखिए नीतू जी, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं और हमें और आपको बहुत आसान होता है ये कहना, कभी बीजेपी से जोड़ देना, कभी कांग्रेस से जोड़ देना, कभी समाजवादी पार्टी से जोड़ देना, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो और उनको लगता है उनकी भाषा बोलो, उन्हीं के लाइन की बात करो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा और ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। जैन साहब, आप लोग, क्योंकि अभी जो ये खबर सामने आई है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच में जर्मनी का दौरा राहुल गांधी का हो गया, और अब आपने जो नया नाम दिया है एलओपी का, लीडर ऑफ पर्यटन, आखिर क्यों? जी देखिए, मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा होने की बात होती है। राहुल गांधी जी उन सभी मुद्दों के समय पर सदन से गायब थे। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि सदन में होते भी हैं, कितने भी गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो रही है,
अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पे बैठ के आंख मारने का काम करेगा, वो गंभीरता से नहीं लेगा, सदन में आंख मारेगा, तो उसको कैसे लिया जाएगा? और एक तो अब्सेंट, और अगर रहेंगे तो वहां पर हल्के स्तर की हरकतें करने पे बाज नहीं आते। दूसरी बात ये कि देखिए एसआईआर पे बात होते होते कहां पे बात कर रहे हैं। ये अभी हमारे कांग्रेस साथी कह रहे थे कि भाई यहाँ राहुल गांधी जी ने भ्रमण किया, अच्छी बात है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या जनता परिणाम हुआ क्या? आप बैसाखी पर आ गए, लंगड़े हो गए आप। दो बैसाखी पे आपकी सरकार चल रही है, परिणाम। शाकिर साहब कहाँ, कौन सी बैसाखी पर आए हैं? राहुल गांधी जी ने, अरे नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू बैसाखी नहीं तो क्या भाजपा है वो? सेना है और हमारी बांदर सेना उठिए ने इनसे। लंका में आग लगा दी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बैसाखी नहीं है क्या? आपको पीड़ा हो रही है। तीसरी बात सुन लीजिए, 400 पार कर रहे थे, 800 पार कर रहे थे, कहाँ चले गए 800 पार इनका? एक चीज का जवाब दे दीजिए, आप एक चीज का जवाब दे दीजिए शाकिर भाई, कि राहुल गांधी जी कहीं पे दलितों का सम्मान करते हुए दिखाई दिए क्या? कहीं पे कितने दलितों के पैर धोए? माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के पैर जवाब ले धोने लीजिए, की जवाब ले लीजिए। बढ़ाया। मैं आती हूँ कोरोना काल में भी, आपके पास में कोरोना काल आती में हूँ। भी सफाई कर्मियों पे पुष्प वर्षा की, डॉक्टरों पे पुष्प वर्षा की, आपने उसका भी विरोध किया। तो भाई अगर जो तबका सबकी सेवा कर रहा है, अपनी जान पे खेल के सबकी रक्षा कर रहा है, अगर उसको सम्मान मिलता है तो आपको पीड़ा किस बात की है? राष्ट्रपति बिल्कुल पद बुरा का नहीं चुनाव लगता। था, द्रौपदी मुर्मू जी को ठीक हम है, लोगों ने ठीक है, मैदान में उतारा। शाकिर अली जवाब दे साहब दीजिए। मुझे ये उनके सामने बताइएगा, प्रत्याशी ठीक है, खड़ा कर दिया। ये जब एक शीतकालीन तो सत्र आपको चल रहा मार है, जाएंगे। ऑल राइट आपको जैन जवाब- साहब, जवाब ठीक है, तो हो दे- गया क्या बोल रही है? फिर भी आपने उनका विरोध किया। ठीक है। एक अरे दलित जवाब तो ले आदिवासी लीजिए। महिला का शाकिर सवाल अली का साहब जवाब मुझे तो ये देंगे बताइए, नहीं आप। राहुल गांधी शीतकालीन सत्र में विदेश क्यों जा रहे हैं? महिला का और विरोध क्यों किया? बीजेपी इससे पहले भी कह चुकी है, जैसे इलेक्शन होता है, सेशन खत्म होता है, उनका वेकेशन शुरू हो जाता है। देखिए, अगर टूरिज्म की बात करें तो देश का, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं छोड़ा, ये बड़ी अच्छी बात है। देशाटन इज अ वेरी गुड नॉलेज, देशाटन करते हैं, वो अच्छी बात है। तो इधर राहुल गांधी की तरफ वो पलट के ना करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी दलितों का सम्मान नहीं करते हैं, ये बड़ी अजूबी बात है। लगता है ये भारत में नहीं रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सर्वोच्च हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वयं दलित से, जानकारी ले लीजिएगा। बिहार में भी इलेक्शन हुआ, राजेश राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दलित है। आप कैसे बात कर रहे हैं? बच्चों वाली बात कर दी आपने। आप दलित के अब इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? पार्टी के सबसे बड़े जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं वो दलित हैं। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दलित हैं। नहीं, आप जवाब तो ले लीजिए पूरी बात। आप लोग जवाब देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, जिसे स्पेशल इंटेंसिव सर्वे कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बीजेपी के लिए स्पेशल इंसेंटिव सर्वे हो गया है। ये आप लोगों के लिए इंसेंटिव बन गया है। सैलरी तो ले रहे थे क्योंकि सरकार में है, अब आप इंसेंटिव लेना शुरू कर दिया आप लोगों ने। जैन साहब, आपको दलितों का जवाब से स्पष्टीकरण हुई नहीं। आपको जानकारी है, आपको जानकारी है खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं। नहीं जैन साहब, नहीं, लेकिन अली साहब, एसआईआर से दिक्कत क्या है मुझे ये बताइए? एसआईआर ही दिक्कत है, एसआईआर ही सिरदर्द है, या एसआईआर के आड़ में ये दिक्कत पैदा की जा रही है? दिक्कत कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नीतू जी आप भी जानती हैं, शुरू से कहा जा रहा है इनकी टाइमिंग बहुत गंदी है। चुनाव 2 महीना 3 महीना का टाइम दे रहे हैं, डेथ हो रहा है, इस पे कभी बात नहीं करेंगे। नहीं तो सर आप जाइए ना, आप चुनाव आयोग की दहलीज पर जाइए, अपनी बात रखिए, हलफनामा रखिए। चुनाव आयोग से क्या बात करूं? ज्ञानेश जी ने जिस दिन एफआईआर घोषित किया, डेट जिस दिन, एक बार जैन साहब सुन लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। जिस दिन ज्ञानेश साहब ने डेट को घोषित किया, उसके अगले दिन दामाद सहारनपुर के डीएम बन गए। नहीं, लेकिन अली साहब ये बताइए, जब राजीव कुमार थे तब भी आपको दिक्कत थी? जो इनके पक्ष में काम करते नहीं, ये मुझे बताइए, जब राजीव कुमार सीईसी थे तब भी आप लोगों को दिक्कत थी? उस वक्त चुनाव होते थे तो आप लोग कहते थे कि ईवीएम हैक हो गया है। वो जब चुनाव आयोग थे राजीव कुमार तब भी प्रॉब्लम, ज्ञानेश कुमार सीसी है तब भी प्रॉब्लम, फिर एक्सचेंज किया। अब एसआईआर कहा ना, चोर बार बार अलग अलग तरीके से चोरी कर रहा है। दिक्कत यही है कि हम चोर को छोड़ नहीं सकते हैं, हम इस देश की भोली भाली जनता को नहीं छोड़ सकते हैं। हम उनके लिए खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये कितना चोरी करेंगे देखते हैं। ठीक है और संदीप जी, ओके ठीक है, ऑल राइट। बनेगी इस देश में। शाकिर जी कूल डाउन। संदीप जी, हाँ, राजीव कुमार सीसी थे तब, उस वक्त उनके कार्यकाल में कहा जाता था ईवीएम जबरदस्त हैक हो रहा है। मतलब जो इलेक्शन होता था, अगर वहां पर विपक्ष नहीं जीतती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता था। नीतू जी, क्या ट्रकों में ईवीएम नहीं पाया गया?
जैन साहब, में ईवीएम नहीं पाया गया मध्य प्रदेश में, मैं बिहार में, पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। 2 बजे तक अजय राय जी जीत अब रहे थे। अब उसके बाद सीईसी ज्ञानेश काउंटिंग कुमार रोक है दी तब गई। भी दिक्कत अजय है। राय जी को बनारस मतलब की जनता सीईसी अभी क्यों होना ही मानती नहीं है? चाहिए क्या? देश में मुख्य चुनाव आयुक्त होना ही नहीं चाहिए क्या, या वो एक डमी होना चुनाव चाहिए? आयोग तो बनाने का प्रक्रिया बदल दिया इन्होंने, चीफ जस्टिस को हटा दिया वहां से, अपने आप होम मिनिस्टर बन गए, खुद बन गए और अपने 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 बंदों को बैठा रहे हैं, उनके बच्चों को लाभान्वित कर रही है। क्या तरीका हो गया है? देश से प्यार है, 1-2 लोगों के लिए देश है? फिर तो अडानी सर, जब अंबानी आप देश इतनी चलाएंगे, बातें कह भी चुनाव रहे आयोग के हैं, बच्चे सिर्फ पढ़े लिखे हैं क्या? आज देखिए बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है, बिहार के नहीं इतिहास नहीं में नहीं, काला आप दिवस कह रहे है। हैं इतने बंदे उन्होंने अपने ही बंदे रख लिए हैं। मुझे नहीं, फिर आप मुझे शाकिर साहब मुझे जवाब दीजिए। अश्विनी कुमार को लेकर निशिकांत दुबे ने जो कल सदन में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उस वक्त सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया। उस समय में रंजीत सिन्हा को लेकर जो कांग्रेस में अहमद पटेल के यहाँ रोज बैठते थे, उनकी डायरी जब सामने आई तो सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया। देश के पहले चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब रिटायर हुए तो राज्यपाल बना दिया गया। वीएस रमा देवी रिटायर होने के बाद हिमाचल की गवर्नर उनको बना दिया जाता है। टीएन शेषन को रिटायर होने के बाद अहमदाबाद में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया जाता है। अब क्या कहेंगे आप? अपने बंदे। अब मैं बता दूं, टीएन शेषन साहब, इस देश की जनता, एक बच्चे जानते हैं कि ईमानदारी की प्रकाष्ठा थे वो। वीएस रमा देवी सर, रंजीत सिन्हा, अश्विनी कुमार। रंजीत सिन्हा को क्या बना दिया गया? कांग्रेस के समय में ये सीबीआई का डायरेक्टर उनको बना दिया गया। अहमद पटेल साहब मुख्य सलाहकार थे मैडम के, डिसीजन वो लेते थे। लेकिन मैं बता दूं कि सिक्योरिटी गार्ड को कभी डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड ने आईपीएस ऑफिसर बनता है सीबीआई डायरेक्टर। नवीन चावला सर, नवीन चावला उनको बताता मैं, आईपीएस ऑफिसर अभी सिक्योरिटी हेड, अभी आप लव कुमार जी हैं, हम पीएमओ में जाके पता कीजिए, वो आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस ऑफिसर ही बन सकता है सीबीआई का डायरेक्टर। लेकिन इन्होंने कई जगह अमेंडमेंट करके आईआरएस ऑफिसर को भी बनाया है। ये इसका मिसयूज कर रहे हैं, मुझे पता है। इनके पास जानकारी की बहुत अभाव है, क्योंकि ये अपने टेस्ट के लोगों को बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ जवाब पूछे ना ज्ञानेश, आज बिहार में ऐतिहासिक तौर पे लिस्ट आया है, सारे जिला के डीएम को बदला गया, एक भी डीएम मुसलमान नहीं बनाया गया है, जबकि वह इतने कंपिटेंट आईएएस ऑफिसर लोग हैं मुस्लिम फैमिली से, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है, इन्हें हिंदू मुस्लिम साबित करते हैं। देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। बिहार के इतिहास में पहली बार है कि बिहार की एक सर, देश की जनता ने किसे नकारा है ये तो सबके सामने है। मुझे नहीं लगता बार बार ये लाइनें कही जाए, देश की जनता ने किसको नकारा है, ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सरकार में जो भी है, आप चाहे 10 तरह की छीछा लेदर कर लीजिए, लेकिन इस वक्त सच यही है कि कौन सरकार चला रहा है। सर संदीप जी, ये देखिए सारे जिला नीतू जी देखिए, जब बात मुसलमानों की आती है तो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया है, उनको ये बीजेपी का बताने लगते हैं। कहीं असदुद्दीन ओवैसी को ये बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ बताने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ठीक नहीं है, हमें मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए। हमें ये सोचने की जरूरत है, अगर हमारा दल हार रहा है तो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, तो हाशिए पर चला गया है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि इंदिरा गांधी नहीं आ रही, राहुल गांधी क्यों हार रही है। ठीक है, फाइनल कमेंट, क्योंकि कल एक लास्ट डे बचा हुआ है एसआईआर को लेकर। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि एसआईआर मामले में जो बीएलओ हैं उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो तारीख आगे बढ़ा दी गई। 11 दिसंबर तक एसआईआर के लिए फॉर्म भरना है, कल अब आखिरी दिन बचा हुआ है। ऐसे में संदीप जी, क्योंकि अगर आप अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखेंगे, हलफनामा दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचेगा, तो उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा, संग्राम करने से काम नहीं चलेगा। हेलो लीना, मैं डिबेट में हूं। तो कुल मिलाकर देखिए, एसआईआर को लेकर एक दिन का और वक्त बचा हुआ है। ठीक है, जैन साहब, लास्ट कमेंट आपका। अभी हमारे कांग्रेस के साथी हिंदू मुस्लिम पे उतर आए, तमाम सारी बातें करने लगे। मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद दोबारा बन रही है, इसका कांग्रेस समर्थन करती है, विरोध करती है। जो वहां पर हुमायूं कबीर बना रहे हैं, ये दंगा फसाद कराने की कोशिश है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि एसआईआर जब नहीं था तब कांग्रेस लगातार क्यों हार रही?
कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि एसआईआर की वजह से ये हार जाएंगे। ठीक है, ये डर इनका बिल्कुल नाजायज है। चलिए समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ आप जुड़े, खास चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर एक दिन का और वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस पर सियासी उबाल जमकर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना है कि एसआईआर के बाद आने वाले वक्त में जब दूसरे स्टेट्स में चुनाव होने, बिहार के बाद, क्योंकि अभी नजदीकी में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है, तो उसके बाद सियासी जमीन पर तपिश चुनाव की कैसी नजर आएगी, ये भी देखना लाजमी होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।